गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे विनिर्माण उद्योग। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे पास अभी तक सिर्फ 2 लड़कियों ने ही वो क्वेश्चन सोल्व करके भेजे हैं, प्रिया और पूजा। बाकी सब आप मेरे हिसाब से वीडियो ही नहीं देखते हैं, तो ये तो गलत बात है आप लोगों की। हम कर रहे थे विनिर्माण उद्योग, हमने कर लिया था उद्योगों का सूत्रपात। आवाज की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मुझे फीवर है, तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट था पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर। हमें क्या उद्योगों की वृद्धि दर क्या रही है वो पढ़ना है। ठीक है, वृद्धि दर उद्योगों की किसमें? पंचवर्षीय योजनाओं में। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है, ये आपको एक टेबल बनानी है। एक साइड लिख लेंगे आप योजना अवधि, और एक साइड आप लिख लेंगे क्या? उद्योग क्षेत्र, और कितना कितना प्रतिशत इनकी वृद्धि दर रही है वो करना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में थी 5.54%, दूसरी योजना में थी 5.59%, तीसरी योजना में थी 6.28%, और 3 वार्षिक योजनाएं जो 4th नंबर पे थी, 3 वार्षिक योजनाएं उसमें थी 1.42%, चौथी योजना में थी 4.91%, 5वीं योजना में थी 6.55%, छठी योजना में थी 5.32%, 7वीं योजना में वृद्धि दर जो रही थी वो थी 6.77%। अब जो 2 वार्षिक योजनाएं थी उनका मिला के टोटल किया जाए तो 0.10%। 8वीं योजना में थी 7.58%, 9वीं योजना में थी 4.29%, 10वीं योजना में थी 9.17%, 11वीं योजना में थी 7.4%, और लक्ष्य रखा गया था 10.5% का, लेकिन वृद्धि कितनी हो पाई थी? सिर्फ 7.4%। 12वीं योजना में थी 9.6%। ठीक है, अब जो उद्योगों की अवस्थिति होती है, ठीक है, उनको मतलब कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं मैं वैसे ही बता देती हूँ। ये क्वेश्चन आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए भाई कहाँ कहाँ सबसे 2 कारकों में बांट सकते हैं हम कारक को, कौन कौन से। एक तो भौतिक कारक हो जाता है, और एक क्या हो जाता है? मानवीय कारक। भौतिक और मानवीय कारक। ठीक है, भौतिक कारकों में आता है आपका कच्चा माल, शक्ति के साधन और जल की सुलभता। ठीक है, और जलवायु अनुकूल होनी चाहिए। मानवीय कारक में आएगा आपका श्रमिक, बाजार, परिवहन, पूंजी, बैंक सुविधाएं और सरकारी नीतियां। मतलब ये जहां जहां होंगे वहां पर जो उद्योग धंधे हैं वो क्या होंगे? उनकी अवस्थिति होगी। ठीक है, अब हमारा जो सबसे पहला उद्योग है वो है आपका, कौन सा है? सबसे पहला है आपका, ये देखिए आपका है आयरन एंड स्टील, मतलब लोह एवं इस्पात। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? लोह एवं इस्पात। तो आपको पता होना चाहिए लोह एवं इस्पात कहाँ कैसे, थोड़ा बहुत तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। तो लोह जो इस्पात उद्योग है वो आपको पता है कि जो आधुनिक उद्योग है उनकी क्या है? धुरी है। ठीक है, आधुनिक जो उद्योग है या आर्थिक विकास की क्या है? धुरी है। लोह इस्पात उद्योग के बिना तो किसकी उद्योगों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो हमारे उद्योग धंधे होते हैं, जो हमारी मशीनें बनती हैं वो किससे बनी होती है? लोह से ही बनी होती है, लोह या इस्पात से। तो सबसे पहले आता है लोह इस्पात उद्योग। ठीक है, अब देखिए इसे क्या बोलते हैं? इसे मतलब धुरी बोला जाता है, सभी उद्योगों के आधारभूत उद्योग भी माना जाता है, और ये देश की जो औद्योगिक विकास है उसकी बुनियाद की रचना करता है। ठीक है, क्या करता है? उसकी बुनियाद की रचना करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? स्टील और अन्य उद्योगों, मशीनों और अवसंरचना का निर्माण होता है। इसे उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। किसको? लोह एवं इस्पात उद्योग को। ठीक है, की ऑफ इंडस्ट्री भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और क्या बोला जाता है?
कि ऐसा माना जाता है कि जो उद्योगों का आर्थिक विकास है वो उसका ताला जो है वो किससे खुलता है, इस्पात उद्योग से ही खुलता है। ठीक है। भारत में अगर लौह इस्पात उद्योग के विकास की बात करें और वर्तमान स्थिति देखें तो क्या है, जो भारत में लोहा पिघलाने का, ढालने का और इस्पात तैयार करने का जो विज्ञान है, जो टेक्निक है, वो भारत में आधुनिक इसका जन्म तब हुआ था कब, सन 1870 में, जब पश्चिमी बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर, कहा, वेस्ट बंगाल में क्या एक जगह का नाम था, क्या नाम था, कुल्टी। पश्चिमी बंगाल में कुल्टी जगह में क्या हुआ, बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स कब हुई थी, 1870 में। किसकी स्थापना हुई, बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना हुई। ठीक है। तो इसकी स्थापना के बाद सन 1900 में क्या हुआ, इस कारखाने का जो कुल उत्पादन था वो कितना था, 35,560 टन। ठीक है। और ये जो उत्पादन है ये इसका संभव होना उसी समय संभव हो पाया जब 1907 में जो जमशेदजी टाटा है, उन्होंने क्या किया, जमशेदजी टाटा, इन्होंने क्या किया, साक्षी एक जगह है, साक्षी, इसमें टाटा एंड जमशेदजी टाटा ने किसकी स्थापना की, साक्षी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को, क्या नाम था, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं टिस्को। ठीक है। और इसमें इंग्लिश में इसको याद करना आपके लिए इजी रहेगा, तो टी से टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। ठीक है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, LTD लिख सकते हैं आप। ठीक है। इसके बाद उन जो आजकल जिसको साक्षी जो है उसको क्या बोल देते हैं हम, जमशेदपुर बोल देते हैं, लेकिन पहले क्या थी, ये दोनों जगह अलग थी। 12 साल बाद सन 1919 में, कब, 1919 में क्या हुआ, आसनसोल एक जगह है, कहाँ है, वेस्ट बंगाल में ही है ये, आसनसोल के पास बर्नपुर, क्या है, बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, क्या नाम है इसका, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, कॉर्पोरेशन आप ये लिखेंगे। इस कंपनी ने क्या हुआ, बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स कुल्टी को अपने अधिकार में ले लिया, इसने इसको क्या किया, अपने अंडर में ले लिया। ठीक है। सन 1923 में कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में भद्रावती नदी के किनारे, भद्रावती नदी है और भद्रावती नदी के किनारे जगह का नाम भी क्या है, भद्रावती। ठीक है, भद्रावती नदी और भद्रावती नदी के किनारे ही जगह का नाम भी क्या है, भद्रावती। इस जगह पर मैसूर स्टील वर्क्स, इस कंपनी की क्या की गई, स्थापना की गई। और आजकल अगर इसका नाम देखा जाए तो इसका नाम चेंज हो गया है। क्या नाम है इसका, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। क्या नाम है इसका, विश्वेश्वरैया, मैं लिख देती हूँ, विश्वेश्वरैया। ठीक है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। ठीक है, स्टील वर्क्स है। अब इसका नाम क्या है, आयरन एंड स्टील वर्क्स। ठीक है। जब दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, कब, 1956 से 61 के बीच में, तो इस उद्योग में क्या हुई, बहुत अधिक मतलब तीव्र उन्नति के साथ साथ हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, किसकी स्थापना हुई, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना हुई। ठीक है, इस कंपनी ने जो विदेशी पूंजी की सहायता से क्या किया, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो, इन 4 स्थानों पर क्या लगाए, कारखाने लगाए। ठीक है, जो राउरकेला था वो जर्मनी की सहायता से लगा था, भिलाई था वो रूस की सहायता से, दुर्गापुर जो था वो किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। ठीक है, इसके बाद ये जो 4 अन्य कारखाने हैं कौन कौन से, स्लेम तमिलनाडु में है, और हासपेट कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और पारादीप उड़ीसा, ये लगाए गए। ठीक है, 1972 में क्या हुआ, जो ये इसको कंपनी है, इसको ये किसके अंडर आ गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हाथ में आ गया इसका स्वामित्व। ठीक है, और 1978 में इस जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो सेल है, SAIL, सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। कब, 1978 में। ये कैसी थी, सार्वजनिक क्षेत्र था। ठीक है, विकास के लिए कैसा था, सार्वजनिक क्षेत्र था। आज के टाइम में देखा जाए तो देश के जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो सभी 7 इकाइयां किसके अंडर काम करती है, सेल। ये जो ऊपर मैंने 7 इकाइयां बताई है सब किसके अंडर काम करती है, सेल के अंदर। कौन कौन सी, जैसे भिलाई बताई मैंने, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, और मिस्र जो इस्पात है वो दुर्गापुर में है, स्लेम, इसके अतिरिक्त जो विश्वेश्वरैया है वो भी इसी के जो कर्नाटक सरकार के अधीन था वो भी अब किसके अंदर आ गया, सेल के अंतर्गत आ गया। मतलब इनके अंडर ही ये सब काम करते हैं। ठीक है, अब आता है कि दूसरा हम पढ़ते हैं अब इनके बारे में, हम अब डीपली। ठीक है भाई, मैं नेक्स्ट क्लास करती हूँ कोशिश। सॉरी, थैंक यू।